नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान सरकार के स्माइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ने जा रहे हैं। आशा है कि आपने इससे पूर्व का जो वीडियो है वो देखा होगा। देखिए, भारतीय संविधान के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ये कथन था कि मैं अनुभव करता हूँ कि हमारा संविधान कार्य योग्य है और यह युद्ध काल एवं शांति काल के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसका मतलब है कि हमने एक ऐसा संविधान बना दिया है संविधान सभा के अंतर्गत रहते हुए कि अब जो भी शांति काल और युद्ध काल में हमारे सामने व्यवस्थाएं होंगी वो इसी संविधान के अनुरूप चलायमान होंगी। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर। भारत का संविधान भारत की मान्यताओं, भारत के प्राचीन अनुभवों और आस्थाओं को लेकर एक निर्मित और लिखित संविधान है। संविधान सभा ने इसकी रचना की है। संविधान सभा में सम्मिलित सभी अनुभवी विद्वत जनों द्वारा ये संविधान निर्मित किया गया है, लिखित किया गया है। भारतीय संविधान की असंख्य विशेषताएं जो हैं वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और शासन के कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन की व्यवस्थाओं को लेकर निर्मित किया गया है। इसकी विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे प्रस्तावना इसकी प्रमुख विशेषताओं में है। प्रस्तावना मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघात्मक ढांचा या संघात्मक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मूल अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्य। उसके उपरांत संक्रमणकालीन और आपातकालीन व्यवस्थाएं। उसके उपरांत केंद्र राज्य संबंधों को लेकर जो शक्तियों का विभाजन है, जो इसे संघात्मक और एकात्मक का एक अद्भुत संयोग बनाता है। ये विभिन्न विशेषताएं हमारे संविधान में हैं। संविधान एक जड़ वस्तु नहीं है। संविधान में संशोधन हेतु संविधान संशोधन प्रक्रियाओं को भी संविधान में सम्मिलित किया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब तक लिखित संविधानों में सबसे विस्तृत संविधान भारत का संविधान है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में आज तक जो 75 वर्षों का हमारा अनुभव है, इसमें हम सफल रहे हैं। शासन में परिवर्तन, शासन के संचालन में संवैधानिक मूल्यों में आस्था, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सरकार के अंगों के रूप में जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो सभी सुव्यवस्थित तरीके से हैं। तो विद्यार्थियों, हम संविधान की पहली विशेषता पर चर्चा करते हैं, जो है प्रस्तावना। जो कौन सी है? प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है, इसमें भारतीय संविधान का दर्शन निहित है। अब यूँ कहें कि इसमें जो भी शब्द या पंक्तियां हैं वो अपने आप में पृथक पृथक भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। जैसे हम भारत के लोग, ये प्रथम शब्दावली जो है ये भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है कि भारत जो है वो अपने आप में संप्रभुशाली देश है। यह आंतरिक और बाह्य रूप से किसी भी देश के दबाव में नहीं है। अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। जिसे हम संप्रभु शक्ति कहते हैं वो भारत की जनता में निहित है, क्योंकि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो शब्द है वो अपने आप में ये घोषित करता है कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जब हम प्रस्तावना में आगे देखते हैं तो भारत की प्रकृति भी इसमें हमें दिखाई दे जाती है। भारत की क्या प्रकृति है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, भारत समाजवादी देश है, भारत पंथ निरपेक्ष अर्थात सेक्युलर स्टेट है, भारत लोकतंत्र है, भारत में स्वतंत्रताएं जो हैं, समानताएं जो हैं और न्याय की जो व्यवस्थाएं हैं
बंधुत्व की जो भावना है, वो सभी चीज़ें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देती है। विश्व का प्रथम लिखित जो संविधान है अमेरिका, उस लिखित संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित होते हुए हमने हमारी प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग को ग्रहण किया। जैसे वहाँ है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, वैसे हमने इसको ग्रहण किया है। इस प्रस्तावना पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव है, जिसे हम देखते हैं, और जो कि एक प्रमुख विशेषता संविधान की मानी जाती है प्रस्तावना को, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। जैसा कि आपको पता है कि नानी पालकीवाला ने यह शब्द कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और इनकी एक पुस्तक भी है, वी द पीपल, जो पुस्तक के लेखक हैं वो नानी पालकीवाला हैं। और ये ऐसा कहते हैं, के.एम. मुंशी ने भी इसके बारे में बोला था। के.एम. मुंशी कहते हैं कि यह राजनीतिक कुंडली है। ये किस प्रकार से है? राजनीतिक कुंडली, मतलब पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। ये जो प्रस्तावना है वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्रियम्बल इसे कहा जाता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, निर्णय लेने में, किसी भी देश के साथ संधि समझौता करने में, किसी भी देश के साथ जो है विदेश नीति किस प्रकार की हो वो भारत सरकार तय करेगी। ये प्रथम विशेषता है। अब हम दूसरे विशेषता पर गौर करें। दूसरी विशेषता है ये विश्व का सबसे बृहद संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कैसे? अमेरिका जैसे देश में केवल 7 अनुच्छेद हैं संविधान में। केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं संविधान में। और इसी प्रकार से कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद और ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद ही संविधान में हैं। लेकिन भारत के विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने में अनुच्छेदों की कुल संख्या भारत में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। अनुसूचियां जब हम बात करते हैं, एनेक्चर जो हैं वो अनुसूचियां जब मूल संविधान की हम बात करते हैं तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। वर्तमान में भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों की संख्या 12 है। फिर हम बात करें अनुसूचियों के बाद में भाग, कुल भाग जो हैं वो 22 हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कैक है, अगर इस प्रकार से इसको जोड़ें तो कुल 25 हो जाते हैं, लेकिन आपको 22 ही ध्यान रखना है। 22 हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इसके साथ में परिशिष्ट हैं, 5 परिशिष्ट भी इसमें संविधान में सम्मिलित हैं। 5 परिशिष्ट इसके जुड़े हुए हैं। पेज जो लास्ट में जिस प्रकार से हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के रूप में, तो एक परिशिष्ट में उसका उल्लेख भी है। वैसे इसका उल्लेख 370 में था जो अब नहीं है, लेकिन इसके लिए एक विशेष परिशिष्ट भी जोड़ा हुआ था। उसके अलावा हम कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। विशेष रूप से हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो केशवानंद भारतीवाद प्रस्तावना वाले वीडियो में पढ़ा, उसमें ये हमने बात की थी कि केशवानंद भारतीवाद के उपरांत प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया। तो इस प्रकार से भारत एक विशाल संविधान है। भारत के संविधान को विशाल संविधान कहा जाता है। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि संविधान की विशालता को लेकर, तो इसमें बहुत सारी अन्य चीज़ें भी जुड़ जाती हैं। जैसे जो भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक निर्णय देता है वो भी अपने आप में संवैधानिक रूप से ही महत्व रखते हैं, कानूनी रूप से ही महत्व रखते हैं। न्यायिक निर्णयों को भी हम वही सम्मान देते हैं। उसके अलावा विश्व के सबसे बड़े संविधान के मामले में हम अब तक 104 संविधान संशोधन कर चुके हैं, क्योंकि संविधान में संशोधन करने से भी संविधान का दायरा बढ़ता चला गया है और हम इसे भली भांति जानते हैं। इसके बाद में हम अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो लिखित और निर्मित संविधान है। भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। जैसे नंबर 3 पे बात करते हैं लिखित और निर्मित संविधान, लिखित एवं निर्मित। देखिए, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, इसे लिखा रिटन में। लिखित संविधान के मामले में भारत का संविधान लिखित है, क्योंकि जिस देश में संघीय ढांचे को अपनाया जाता है उस देश में संघीय ढांचे के अनुरूप शक्तियों को लिख दिया जाता है कि केंद्र के पास क्या होंगी, राज्य के पास क्या होंगी। भारत में भी संविधान लिखित एवं निर्मित है। इसके निर्माण में आपको ध्यान है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने इसके लिए 12 बैठकें या 12 अधिवेशन संविधान सभा की हुई थी।
और आपको पता है कि संविधान सभा के अंतर्गत गठित प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने संविधान को लिखने में, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, संविधान की जो प्रारूप समिति है उसके चेयरमैन हैं, इसलिए संविधान के पिता के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं, संविधान की जननी भी इन्हें कहा जाता है। तो लिखित एवं निर्मित संविधान है, लिखने का हर चीज़ को लिखा गया है और निर्मित किया गया है। निर्मित प्रोसेसिंग में भी कोई भी चीज़ लाई गई, उस पर बहस की गई, उसे प्रथम द्वितीय और तृतीय वाचन के बाद में उसे पारित किया गया। इसी आधार पर हम बात करते हैं लिखित और निर्मित संविधान की विशेषता के बाद में अगले संविधान की जो विशेषता है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। पार्लियामेंट सिस्टम जो है, पार्लियामेंट सिस्टम भी भारतीय संविधान की विशेषता है। हम बात कर रहे हैं 5वीं विशेषता की, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, संसदीय शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? संसद जहां कानूनों के निर्माण में सर्वोच्च होगी और संसदीय व्यवस्था में अधिकतम शक्तियां संसद के पास होती हैं, तो हम कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था है। और हम यूँ कहें कि जहां नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति में भेद हो, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति में अगर भेद होता है तो वहाँ हम कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था है। जैसे इस व्यवस्था को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन देश से हमने लिया है। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति का मतलब है कि सभी कार्य राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के रूप में करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति कार्य करते हैं, लेकिन इनके पास नाम मात्र की शक्ति होती है, क्योंकि वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद जो है वह सलाह देती है राष्ट्रपति को, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के अनुरूप ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। साथ ही इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। साथ ही इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का, सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? क्या है सामूहिक उत्तरदायित्व? जब हम कहते हैं कि सरकार, जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, जब हम कहते हैं कार्यपालिका, जब हम कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका, तब हम अनुच्छेद 75(3) में लिखी व्यवस्था को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से शब्द आया है, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, के प्रति सरकार उत्तरदायी है। मतलब अपनी मन मर्जियों से निरंकुशता के रूप में सरकार कार्य नहीं कर सकती। सरकार को लोकसभा में जवाब देना होता है। लोकसभा में इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के माध्यम से, लोकसभा में विश्वास मत या अविश्वास मत के आधार पर जो है उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जाता है। इसके बारे में ये कहा गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री उस जहाज का मल्लाह है, उस जहाज का नाविक है जिस जहाज पर मंत्रियों के रूप में सभी बैठे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री किसी भी रूप में अव्यवस्था का जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र दे देना होता है या संपूर्ण मंत्री परिषद भंग मानी जाती है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था एक विशेषता के रूप में सम्मिलित है, जिसकी झलक हमें अनुच्छेद 75(3) में दिखाई देती है। यह आर्टिकल है। जब हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख करेंगे आगे वीडियो में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने आपको अभी बताया कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो भी कार्य करेंगे उसके लिए उन्हें लोकसभा में स्पष्टीकरण देना होगा, अपनी बात रखनी होगी। और आपको ध्यान है, संसदीय शासन व्यवस्था में कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। तो जब सरकार कोई भी कानून बनाना चाहेगी तो उसके लिए उन्हें संसद में विधेयक लाना होगा, फिर उसको पारित करवाने के बाद ही वह कानून बनेगा, कानून का
रूप ले लेगा। इसलिए संसद अपने आप में महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में है। उसके बाद में है अगली विशेषता की, अगर हम बात करें छठी विशेषता की, तो अगली विशेषता है जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हम कह सकते हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक विशेषता माना जाता है। किसी भी देश की सरकार या संवैधानिक व्यवस्था को कैसे अच्छा कहा जाए, उसके लिए मूल अधिकार एक पैमाना है। अगर नागरिकों को अधिकतम अधिकार कोई सरकार देती है तो वह सरकार सबसे अच्छी मानी जाएगी, वह शासन व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाएगी जो अपने नागरिकों को अधिकतम अधिकार उपलब्ध करवा सके। हम मूल अधिकार को भाग 3 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 से प्रारंभ कर हम अनुच्छेद कहाँ तक, अनुच्छेद 35 तक हम इसका अध्ययन करते हैं। भारत मूल रूप से जब हमारा संविधान बना और लागू हुआ तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे पास, 7 मूल अधिकार थे। लेकिन मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मूल अधिकार वर्तमान में कम हो चुका है और अब रह गए हैं 6 मूल अधिकार। जो कम हुआ वह था संपत्ति का अधिकार। बहुत ज़्यादा विवाद होने के कारण संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल कर वर्तमान में कानूनी और विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में यह व्यवस्था अनुच्छेद 300 क में दिखाई देती है, जो कि वर्तमान में क्या है, कानूनी अधिकार है। मतलब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, इसको एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो हुआ 44वां संवैधानिक संशोधन 1978, मोरारजी देसाई की उस समय सरकार, जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो इस सरकार ने 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से बाहर निकालकर कहाँ भेज दिया, अनुच्छेद 300 क में। और वर्तमान में संविधान में है ये, लेकिन कानूनी अधिकार के रूप में है। तो देखिए, भारत के संविधान में मूल अधिकारों को लेकर जब हम बात करते हैं तो 6 मूल अधिकार वर्तमान में हैं। इसकी विस्तृत वीडियो आगे आप देखेंगे। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। मैं अगर आपको यहाँ एक लिखित रूप में आपको मैं बताऊं तो देखिए, नंबर 1 पर जो समानता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आपको दिखाई देगा। दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक दिखाई देगा। तीसरा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो आपको अनुच्छेद 23 और 24 में दिखाई देगा। उसके बाद में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, जो भारत को अपने आप में पंथ निरपेक्ष राज्य बनाता है, एक सेकुलर स्टेट बनाता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है जिसमें सभी पंथों को, सभी संप्रदायों को, चाहे वो है हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, एक आज़ादी प्रदान करता है जिसमें सब अपनी मान्यताएं, संस्कृति, भाषा, इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकें। और सरकार किसी भी धर्म विशेष के प्रति झुकी हुई दिखाई नहीं देती है। किसी भी धर्म विशेष को ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना और सभी धर्मों के लिए समान कार्य करना, ये हमारी संविधान की विशेषता है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद आपको 25 से 28 तक दिखाई देगी। फिर उसके बाद में जब भारत का विभाजन हो रहा था, उसी समय संविधान लिखा जा रहा था। अल्पसंख्यकों को भारत में वह सम्मान देने के लिए जिसके वे हकदार हैं, और वह गारंटी देने के लिए कि आप भारत देश में सुरक्षित हैं, 2 मूल अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 29 और 30 को जोड़ा गया, जिससे अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य किया जा सके। फिर छठा जो मूल अधिकार था वह संपत्ति का अधिकार था, जिसे मैंने कहा कि वर्तमान में संविधान से बाहर निकाल दिया गया है। और 7वां पूर्व में जो था, लेकिन वर्तमान में हम इसको छठा ही कहेंगे, इसको क्योंकि हटा दिया गया, तो हम लिखते हैं छठा मूल अधिकार संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मतलब कोई भी मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं।
न्यायपालिका आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करे, ऐसी व्यवस्थाएं भी इसके अंतर्गत की गई हैं। अनुच्छेद 32 में आपको संवैधानिक उपचार की गारंटी मिलती है और यहाँ 5 प्रकार की रिटें जारी कर आपके मूल अधिकारों की रक्षा होती है। अधिकार पृच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, इस प्रकार से 5 रिटें न्यायपालिका आपके हितों में प्रयोग करती है। मूल अधिकार वाले टॉपिक में विस्तार से इस पर भी चर्चा की गई है, जिसको हम आगे देखेंगे। अगली विशेषता की अगर बात करें तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो 7वीं विशेषता है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति, नाम से ही स्पष्ट होता है, राज्य के नीति निर्देशक मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं किसके लिए? राज्य के लिए। राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य के क्या कर्तव्य हैं। नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो नीति के निर्देशक तत्व हैं, जिसे राज्य अगर फॉलो करता है तो वह लोक कल्याण के सर्वाधिक नज़दीक पहुंचता है। लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका इससे तय होती है। राज्य के संसाधनों के आधार पर, राज्य का यहाँ तात्पर्य क्या है? राज्य का यहाँ तात्पर्य भारत संघ राज्य क्षेत्र से है, क्योंकि जब हम भारत संघ कहते हैं तो इसमें संपूर्ण भारत आ जाता है। राज्य का मतलब इकाई नहीं है, राज्य का तात्पर्य है राज्य की विस्तृत परिभाषा। जब हम अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि राज्य क्या है। राज्य संपूर्ण और विस्तृत है। भारत संघ राज्य क्षेत्र, जो आप भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं, वह भारत राज्य है। चाहे वह उसकी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार द्वारा स्थापित संस्था हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्य के विधानमंडल हों, इन सभी को मिलाकर राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य कहा जाता है। राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व आपने सुने होंगे। जहाँ पर चारों तत्व मौजूद हैं उसे राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य कहा जाता है। जैसे नंबर 1 संप्रभुता होना जरूरी है, नंबर 2 जनसंख्या होनी जरूरी है, नंबर 3 राज्य का भूभाग होना जरूरी है और नंबर 4 राज्य की सरकार होनी जरूरी है। जब ये 4 चीज़ें हो जाती हैं तो राजनीति विज्ञान उसे राज्य कहता है, स्टेट कहता है। तो यहाँ राज्य का वही तात्पर्य है, भारत संघ राज्य क्षेत्र में हम इसको राज्य के रूप में समझते हैं। अब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में लिख दिए गए और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसे लिख दिया गया। इस भाग में स्वप्न है, इस भाग में स्वप्न, इसमें हम कह सकते हैं सरकार को क्या करना चाहिए उसके स्वप्न इसमें लिख दिए गए हैं। अब भारत के पास जैसे जैसे आर्थिक संसाधन आएंगे, भारत उसी रूप में क्या करेगा? भारत उसी रूप में उन संसाधनों को खर्च करके अपने नागरिकों के लिए व्यवस्थाएं करेगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसी के अनुरूप हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है राज्य लोक कल्याण के लिए अधिकतम प्रयास करेगा, राज्य पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए प्रयास करेगा, राज्य दुर्बल वर्गों के लिए प्रयास करेगा। और इस प्रकार से राज्य जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, लैंगिक रूप से पिछड़े हैं, इस प्रकार से उन कमज़ोर वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए कार्य करेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक नागरिकों की मदद करेगा। ये लोक कल्याणकारी राज्य की कंसेप्ट है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं राज्य के लोक कल्याणकारी भूमिका के रूप में, तब हम यहाँ एक बात ध्यान रखें कि यह न्यायिक नहीं है। कहने का मतलब न्यायपालिका में जाकर आप इसे लागू नहीं करवा सकते हैं। जिस प्रकार से मूल अधिकार न्यायिक हैं, आप मूल अधिकारों की मांग कर सकते हैं, मूल अधिकार एक गारंटी के रूप में है, अगर उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका में जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात नीति निर्देशक तत्वों की करते हैं तो यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है। किसकी इच्छा पर निर्भर है? राज्य की इच्छा पर निर्भर है। इसकी विस्तृत चर्चा के लिए आगे हम वीडियो देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। अगला है मूल कर्तव्य। अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। संविधान की जब हम अगली विशेषता देखते हैं तो यह है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य जो है यह मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है
उनकी सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय जो विस्तृत संवैधानिक संशोधन हुआ 42वां संवैधानिक संशोधन, जिसकी चर्चा हम अलग अलग वीडियो में करते रहेंगे। 42वें संवैधानिक संशोधन में राज्य के नागरिकों के लिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई। राज्य में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। इसमें संप्रभुता, राष्ट्र की एकता अखंडता का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीक, इनका सम्मान करना, ठीक है, सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देना, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले ऐसे प्रयास करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, महिलाओं का सम्मान करना, महिला सशक्तिकरण का प्रयास करना और जातिगत रूप से भेदभाव नहीं करना, ये सभी चीज़ें मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित है। बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया और ये जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो ये जोड़ा गया वो 11वां मूल कर्तव्य क्या था कि माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बालकों को निकटतम विद्यालय में भेजें। शिक्षा के अधिकार के रूप में ये अभिभावकों का कर्तव्य भी बनाया गया था। इसके बाद में जब हम मूल कर्तव्यों की हमने बात कर ली, इसके बाद में हम बात करते हैं समाजवादी राज्य का जो मॉडल है हमारे यहाँ पर। अगली विशेषता है जिसे हम 9वीं विशेषता भी कह सकते हैं, समाजवादी राज्य। हमारा राज्य किस प्रकार का है? समाजवादी राज्य। और हम यूँ कहें कि समाजवादी शब्द का प्रयोग कहाँ है? तो प्रस्तावना में है। कहाँ है? प्रस्तावना में। समाजवाद से क्या तात्पर्य है? जहाँ राज्य के संसाधन इस प्रकार से प्रयोग किए जाएं जिससे राज्य के अधिकतम नागरिकों का कल्याण हो सके। राज्य के संसाधनों का प्रयोग अधिकतम व्यक्तियों के लिए हो, तब ऐसी व्यवस्था समाजवाद की कहलाती है। कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने, उत्थान की ओर ले जाने के लिए, अमीर और गरीब के मध्य की खाई को कम करने के लिए संसाधनों का इस आधार पर वर्गीकरण करना कि दुर्बल वर्गों का विकास हो सके, यह कहलाता है समाजवाद का मॉडल। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, जिसकी प्रेरणा जिसको हम यूँ कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की इसे देन माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रेरणा इससे हमें जवाहरलाल नेहरू से हमें मिली है। समाजवादी राज्य की परिकल्पना संसाधनों के वर्गीकरण पर आधारित है, तो इस प्रकार से समाजवादी राज्य का मॉडल भारत में लागू है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो वयस्क मताधिकार की विशेषता है। अगर हम 10वीं विशेषता की बात करते हैं तो वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि आप 18 वर्ष की आयु में मतदान कर सकें, और वो भी बिना किसी भेदभाव के, जातिगत हो, धार्मिक हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको हमारे संविधान में दिखाई देती है। जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में 21 वर्ष इसे निर्धारित किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो कि युवा प्रधानमंत्री के रूप में थे, उन्होंने 61वां संवैधानिक संशोधन करवाकर क्या कर दिया? आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। आज आप देखते हैं, आप वोट डालते हैं, 18 वर्ष के बाद में आपका वोट बनता है। इसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब है मत देने का अधिकार आयु के आधार पर तय है। इसमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसे कहते हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने संविधान की 10 विशेषताओं पर चर्चा की है, और कल के वीडियो में हम इसके आगे 10 अन्य विशेषताओं पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप घर में सुरक्षित हैं, कोरोना से आप मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सुरक्षित हैं। इसी कामना के साथ नमस्कार, जय हिंद।